हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। दूसरा चैप्टर क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। पिछला चैप्टर चूँकि हम लोग सिंधु घाटी पढ़ रहे थे, तो सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच का जो समय है उसमें भी वैदिक काल चला आता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद मगध का इतिहास चला आता है और तब मौर्य काल आता है। इसके परिचय में जो दिया हुआ है इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते चलें। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हड़प्पा के बाद वैदिक काल चला आता है, तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है, और इस काल में अन्य तीनों वेदों की रचना हुई, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ, समाज में महिलाओं की स्थिति का ह्रास हुआ, चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, मतलब 4 वर्णों की जो चर्चा आती है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति का ह्रास हुआ। 600 ईस्वी पूर्व में भारत में बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि 6th सेंचुरी BC में भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ, धार्मिक क्रांति हुई, धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और इसी दौरान 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। महाजनपद का मतलब स्टेट, 16 स्टेट, 16 राज्य। क्योंकि आज भी जनपद कहीं कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद कहा जाता है और राज्य को महाजनपद कहा जाता होगा। तो आज तो राज्य है, स्टेट है उत्तर प्रदेश, लेकिन जिला आज भी वहाँ जनपद के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ जो दे रहा है कि 16 महाजनपद उस समय आए, मतलब 16 राज्य की उत्पत्ति हुई, अस्तित्व में आए। उनमें से कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। 300 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। अब इसके बाद जब हम जान गए कि 300 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, तो किसी भी साम्राज्य या वंश के बारे में जानने के लिए हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके जानने के कौन कौन से स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके बारे में देखिए कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। कोई भी साहित्य की रचना पुरातत्व के आधार पर ही होती है, ये जान लीजिए। पुरातत्व का मतलब जो उत्खनन से जमीन के अंदर से, उत्खनन में खुदाई, जमीन के अंदर से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर ही साहित्य की रचना होती है, साहित्य लिखा जाता है। विद्वान लोग, जो पुरातत्वविद लोग हैं, वो इतिहास लिखते हैं। इसलिए साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पुरातात्विक स्रोत। लेकिन चूँकि पुरातत्व के आधार पर ही साहित्य होता है, इसलिए उस साहित्य को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हमें मौर्य काल को जानने के लिए महत्वपूर्ण जो साधन है, साहित्यिक स्रोत जो कहता है, यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका
प्रमुख स्रोत है। प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। और इन दोनों ने मौर्य काल पर ही प्रकाश डाला है। महाकवि कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मृच्छकटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखिए, विष्णु पुराण मौर्य काल की जानकारी देता है, तो वायु पुराण गुप्त काल की जानकारी देता है। महापंडित राहुल संकृत्यायन एवं काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित मंजूश्री मूल कल्प गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी देता है। तो दूसरा उनकी ही नाटक देवी चंद्रगुप्तम गुप्त काल की जानकारी देता है। ये सारे स्रोत हैं, साधन हैं, जिनको पढ़ के हम गुप्त काल या मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व। अभिलेख यहाँ आ गया, ये पुरातत्व, ये तो साहित्य हो गया पहला। जितने भी किताबों का नाम हम लोगों ने लिया वो साहित्यिक स्रोत है। साहित्य मतलब पुस्तक, किताब, लिपिबद्ध जो हुआ है। और पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीज़ें जो उत्खनन से मिली हैं, खुदाई से प्राप्त हुई। तो अभिलेख जो है, तत्कालीन अभिलेख, उस काल का अभिलेख, मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो महत्वपूर्ण साधन है, स्रोत है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वैदिक काल के पश्चात मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक के इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेख खुदवाकर तत्युगीन इतिहास को सुरक्षित करते हुए हम तक पहुंचाया। अब कहता है कि अभिलेख किसे कहा जाता है? तो अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में तत्युगीन शासक एवं उसके मातहत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि दिखाते हैं। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। मात्र इन अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धम्म प्रचार के प्रयास, मानव की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं। उनके 14 अभिलेख, अशोक के 14 अभिलेख मिले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 6 स्तंभ लेख मिले हैं, 3 गुफा लेख मिले हैं, जो कि मौर्यकालीन इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ R.D. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। अब R.D. भंडारकर साहब उसी को आधार मानकर, अभिलेख को ही आधार मानकर के मौर्यकालीन इतिहास पर विस्तृत व्याख्या की है। अब अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। देख लीजिए, 1886 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना, और पुरातत्व जो मिले उसके अध्ययन के लिए एक अलग शाखा का निर्माण किया गया, जिसे अभिलेख अध्ययन शाखा कहा गया है। वो 1886 में उसकी स्थापना हुई। अब भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट कौन थे, प्रश्न पूछा जाता है। तो जर्मन विद्वान हल्टजैक थे, कि जर्मनी के विद्वान थे, जिनको रखा गया था कि आप एपिग्राफी को, जो भी अभिलेख मिलें उसको आप पढ़ें और उसके बारे में विस्तृत व्याख्या दें।
और उन्होंने ही 1887 ईस्वी में एक प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। अब प्रथम संस्करण प्रकाशित किया तो इससे पता चला कि कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उसका क्या क्या महत्व है। अब देखिए, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे गए। पाली प्राकृत, पाली आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से प्राकृत भी भाषा है। तो प्राकृत में लिखे गए हैं, जो उस समय की आम भाषा थी, जनमानस की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी। सम्राट अशोक के अभिलेख जो समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पश्चिमी पाकिस्तान में मिली है, जो खरोष्ठी लिपि में एवं अफगानिस्तान में अरमाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। 3 लिपि में ये सम्राट अशोक के अभिलेख जो मिले हैं वो 3 लिपियों में हैं, ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू दाहिने से बाएं की ओर, खरोष्ठी लिपि उसी तरह से लिखी जाती है। और हम लोग देवनागरी लिपि जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, तो ब्राह्मी लिपि भी उसी तरह से लिखी जाती है। अब अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में है या खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में, उसको पढ़ा कैसे गया, किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1750 ईस्वी में टिफेंथलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अशोक स्तंभ का पता लगाने वाले का नाम क्या था, उसने कब पता लगाया? तो दोनों का आंसर यहाँ मिल गया। 1750 ईस्वी में पता लगाया। किसने पता लगाया? टिफेंथलर महोदय ने पता लगाया। अब 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों के प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा। ये भी प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण। जेम्स प्रिंसेप उन लिपियों को, जैसे ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि है, इन लिपियों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे भाई? तो एक अंग्रेज थे जो टकसाल अधिकारी थे। क्वेश्चन आता है, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया। जो उन्होंने पढ़ा, जो समझा, उसके अध्ययन को 1837 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्होंने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले, मनोहर मुख वाले, मुख की आकृति वाले, सुंदर चेहरा वाले राजा का नाम अंकित है। इस पियदस्सी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई। उदाहरण के लिए अशोक के 14 शिलालेखों में से गिरनार, जूनागढ़, महाराष्ट्र में प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति जो लिखी हुई है वो इस प्रकार है: देवानाम पियो पियदस्सी राजा एवं आह, अर्थात देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। अशोक के अभिलेखों में 3 नामों अशोक, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी एवं राजा नाम से संबोधित किया गया है। मस्की जो कर्नाटक एवं गुर्जरा, दतिया, मध्य प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेखों में उसका नाम अशोक दिया गया है। प्रश्न आता है कि किस अभिलेख में अशोक की चर्चा की गई है? तो मस्की
जो कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से। जो लघु शिलालेख मिला उसमें अशोक नाम दिया गया है, और इसमें महत्वपूर्ण है मस्की का, कर्नाटक। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लोग मस्की आंसर में लिखिएगा। अब अशोक के अभिलेख से मौर्यकालीन इतिहास का विस्तृत पता चलता है। कई अभिलेखों एवं सिक्कों में तिथि भी खुदी हुई है, जिससे राजनीतिक इतिहास का कालानुक्रम निर्धारण करने में अत्यधिक मदद मिलती है। अब यहाँ लिखा है अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। कैसे द्वार खोलते हैं भाई? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, प्रत्येक काल के अभिलेख एवं साहित्य साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इनके तुलनात्मक अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण ठीक है भूमिका निभाई। अब यहाँ कहता है कि इसके अभिलेख जो हैं कैसे इतिहास जानकारी के द्वार को खोलते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं। अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मी लिपि में पिपरहवा स्तूप पर, उत्तर प्रदेश में जो है, प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। पिपरहवा अभिलेख में क्या पता चलता है कि अस्थियों के राख के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख महाराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह 272 से 232 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है किस अभिलेख में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा? ठीक है, तो ये गिरनार से जो अशोक का प्रथम शिलालेख मिला है उसमें यह निर्देश दिया गया है। अब है अशोक का 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, अभी पाकिस्तान में है। इसके प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है और 9वीं पंक्ति में अशोक के विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी मिलती है। 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने कलिंग विजय की, कलिंग के साथ युद्ध हुआ। ये प्रश्न आता है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में? तो 13वां शिलालेख में कहिएगा। आंसर 13वां शिलालेख होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विदेशों के साथ संबंध किस अभिलेख में दर्शाया गया? तो 13वां शिलालेख। अब खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग कहाँ है? कलिंग अभी आप लोग जानते हैं उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता है। अभी का उड़ीसा जो है उस समय का कलिंग था। तो यहाँ खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। खासकर जगन्नाथपुरी जब आप जाएंगे तो पुरी का ही इलाका है जहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कलिंग राज खारवेल का ये अभिलेख पुरी उड़ीसा के हाथी गुफा से मिली है। हाथी गुफा है, एक पर्वत है, उस पर्वत पर हाथी के आकार का गुफा बनाया हुआ है, उसी पर यह लिखा हुआ है। और ये कौन सी लिपि में लिखी हुआ है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कब का है? प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। इसमें खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों एवं लोक मंगल कार्यों का उल्लेख है। यानी खारवेल ने अपने राजनीतिक जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की और लोक कल्याण का कौन कौन से काम किया, इसमें चर्चा है।
इस अभिलेख की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उसके प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। 13 वर्षों में क्रमबद्ध सिलसिलेवार तरीके से उसने क्या क्या किया उसका वर्णन मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नागनिका का नाना घाट गुहा लेख। गुहा का मतलब गुफा को गुहा कहा जाता है, इसलिए आप लोग क्लियर हो लीजिएगा कि गुहा का मतलब गुफा। अब सातवाहन वंश के से प्राप्त अभिलेख में यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह पूना के नाना घाट से मिला है। यह भी प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है, ब्राह्मी लिपि में है। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न यज्ञों का विवरण दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यज्ञों का वर्णन, विभिन्न यज्ञों का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? नाना घाट गुहा अभिलेख। ये सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। तो नागनिका जो है सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और उन्होंने ये लिखवाया है। सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता भी इस नाना घाट गुहा अभिलेख से चलता है। अब रुद्रदामन का जूनागढ़, इस सब देखिए पुरातात्विक स्रोत अभी हम लोग चल रहे हैं। अभिलेख जितना भी है पुरातात्विक है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब शक रुद्रदामन का ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ माने गुजरात में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। मौर्य काल में सुदर्शन झील बनवाया गया था, उसमें निर्मित बांध, उसका बांध जो बनाया गया था उसका वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण कराया। साथ ही इसमें रुद्रदामन का राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण भी मिलता है। यह 150 ईस्वी का है। मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कब का है अगर कोई पूछे तो 150 ईस्वी का है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण कराना और रुद्रदामन का राजनीतिक जीवन उपलब्धि का जिक्र मिलता है। अब इसमें मिनांडर का एक शिनकोट प्रस्थ मंजूषा अभिलेख मिला है। मिनांडर ये यूनानी शासक था, ग्रीक शासक जिसको कह सकते हैं। ये 115 से 90 ईस्वी पूर्व में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर का यह प्रमुख अभिलेख है। यह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए गंडो फर्नेस का तख्ते बाही प्रस्तर अभिलेख। तख्ते बाही प्रस्तर अभिलेख का मतलब प्रस्तर का मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है। ये छोटा छोटा अभिलेख मिला हुआ है। पहलव शासक गंडो फर्नीस का यह अभिलेख पेशावर माने अभी के पाकिस्तान के तख्ते वाही से प्राप्त हुआ है। यह खरोष्ठी लिपि में जो भी अभिलेख आधुनिक माने आज के पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी है या पेशावर है वहाँ मिली है, वो सब खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिए। कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र लेख। अब कुषाण शासक कनिष्क, ये भी महत्वपूर्ण शासक था, प्रथम का यह अभिलेख पाकिस्तान के बहावलपुर के समीप सुई विहार स्तूप से मिला है। ये सुई विहार स्तूप है जो पाकिस्तान में है, वहाँ से मिला है। यह 989 ईस्वी का एवं खरोष्ठी लिपि में है। इसमें कनिष्क कालीन धर्म की जानकारी मिलती है। अब उससे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त का प्रयाग शस्त्र अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि का मतलब बाएं से दाएं, जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि का यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में
था, जहाँ से इलाहाबाद किले में लाया गया। अभी प्रयागराज जिसको कहते हैं, जहाँ एक किला है प्रयाग में, और वहीं उस किले में इस स्तंभ को स्थापित किया गया है। इसकी लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत है, संस्कृत में है, और लिपि ब्राह्मी है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जिसका टाइम है 335 से 375 ईस्वी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें समुद्रगुप्त के कुमार अमात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन नामक कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया था। कवि थे उनके राज्य में, उनके राज कवि के रूप में हरिसेन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने 350 ईस्वी में इसे उत्कीर्ण कराया। हरिसेन महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। यह कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी एक लेख है। इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। कोई पूछ देगा कि भारतीय प्राचीन अभिलेखों का सरताज किस अभिलेख को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का भी वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 24वीं, 25वीं, 26वीं, यानी 24, 25, 26वीं पंक्ति के अंश इस प्रकार हैं। जो नीचे की पंक्ति को इसमें इस प्रकार का वर्णन किया गया है। समस्त पृथ्वी पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक राजकार्यों से भूषित एवं अनेक गुणों से संपन्न, उसने अपने पैरों तले अनेक राजाओं की कीर्ति को मिटा दिया। वह साधु माने अच्छे लोग, भले लोग ही समृद्ध एवं असाधु बुरे के विनाश का कारण है। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। ये मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर माने धन देने वाले, वरुण समुद्रदेव, इंद्र वर्षादेव, यम मृत्यु के देव के समान है। मैंने इनका यशगान, इस समुद्रगुप्त का यशगान किया गया है इन 3 पंक्तियों में। 24, 25, 26 पंक्तियों में समुद्रगुप्त का यशगान किया गया है। उनके शक्ति की विवेचना की गई है। अब समुद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, यह 456 ईस्वी का है एवं गुजरात के जूनागढ़ में मिला है। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों जो विदेशी थे, बाहर से आक्रमण करते थे, की पराजय एवं सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है। इसे स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। अब सुदर्शन झील का इतिहास जानने के अभिलेखों की भूमिका क्या है। प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्वज्ञान राजाओं द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी में आए एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों अभिलेखों में हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त होता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जयत पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली सुवर्ण सिकता एवं पलाशनी, दोनों नदी का नाम है, आदि नदियों पर बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई। अशोक के यूनानी प्रांतपति तुसास्प ने इस झील से नहर निकलवाई। रुद्रदामन के काल में भारी वर्षा के कारण सुवर्ण सिकता और पलाशनी नदियों के तीव्र वेग ने इन झील के तटबंध को तोड़ दिया। रुद्रदामन ने इसे पुनर्निर्मित कराया
इसका प्रबंध प्रांतपति सुविशाख को सौंप दिया। इसमें अत्यधिक धन व्यय हुआ। क्योंकि सभासदों ने इसकी मरम्मत का अत्यधिक खर्च के कारण विरोध किया था, अतः रुद्र दामन ने जन कल्याण के निमित्त स्वयं के खर्चे पर इसकी मरम्मत कराई। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 455 ईस्वी में यह बांध टूट गया। स्कंदगुप्त के प्रांतपति चक्रपालित ने उसकी आज्ञा से इसका पुनर्निर्माण कराया। इससे पता चलता है कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के सभी शासक सिंचाई एवं जल कल्याण हेतु कितने समर्पित थे। अब ये तो अब राजतंत्र भी उस समय था और गणतंत्र भी था। इसमें राजतंत्र में राज्य का प्रमुख राजा था। और राजतंत्र कहाँ कहाँ था? अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। गणतंत्रात्मक पद्धति, गणतंत्रात्मक शासन कहाँ कहाँ था? जैसे आज का है, हम लोग भारत अभी कैसा है? गणतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक तो है नहीं। तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में रीस डेविड्स ने भारत के गणराज्यों की खोज की। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में गणराज्यों की खोज किसने की? तो रीस डेविड्स। कब की? 1903 में। बौद्ध साहित्य में कुछ गणराज्यों के उल्लेख मिलता है। इस वज्जी संघ में 8 राज्य शामिल है। वज्जी संघ में 8 राज्य सम्मिलित थे। प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। राजा के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में लेना था, जिनके सभी सदस्य होते थे। ठीक है, कुलीन तंत्र। अब इस प्रकार के शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिसके कारण इसे कुलीन तंत्र कहा जाता था। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ का शासन लिच्छवियों कुल के व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। ऐसे ही कपिलवस्तु के, शाक्य के, मिथिला के विदेह एवं पेपलीवन के मौर्य आदि कुलीन तंत्रात्मक शासन थे। अब यहाँ देखिए गणतंत्र शासन का महत्व जो है कि मगध शासक अजातशत्रु वज्जी संघ पर विजय पाना चाहता था। इसके लिए अपने मंत्री वर्षकार को भेजकर गौतम बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा, वज्जी इकट्ठे उठते, जुटते, उद्यम करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। देखिए ये संदेश है कि अगर मजबूत रहना है तो इकट्ठा रहना होगा। इसीलिए वज्जी को हराना मुश्किल था। मगध बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वो वज्जी मतलब वैशाली के लोगों को नहीं हरा पा रहा था। तो अपने मंत्री वर्षकार को भेजकर बुद्ध से सलाह लेने के लिए, ये भेजने के लिए, ये जानकारी के लिए भेजा अपने मंत्री को, वर्षकार को, कि हम कैसे वज्जियों को हराएं। तो तब वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि वज्जी इकट्ठे उठते हैं, मतलब एक साथ उठते हैं, जुटते हैं मतलब एक जगह इकट्ठा होते हैं, उद्यम करते हैं, काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन भी वो एक साथ करते हैं। वे लोग सभा द्वारा स्वीकृत कानून बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, अपने मन से कोई कानून नहीं बनाते, सब मिलकर के कानून बनाते हैं। बने नियमों को भंग नहीं करते, अब जो कोई नियम बन जाता है उसको भंग भी नहीं करते हैं, अतः उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। वज्जी गणतंत्र की इस ताकत को जानकर पहले वर्षकार ने उनमें फूट डाली। उसके बाद अजातशत्रु ने इस पर विजय प्राप्त कर फूट डालो एवं राज्य करो की नीति अपनाने की कोशिश की। तो भारतीय गणतंत्र की ताकत का यह प्राचीनतम प्रमाण है, सबसे पुराना प्रमाण। गणतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम सभी मिलकर इकट्ठा काम करें और बनाए गए नियमों का पालन सब लोग करें, ईमानदारी के साथ करें।
तभी हमारा संगठन, हमारा देश, हमारा समाज शक्तिशाली रह पाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद थोड़ा सा मगध के बारे में दिया हुआ है, ये चूँकि अंतिम है, इस वीडियो का अंतिम ये पन्ना है। बिंबिसार के बारे में दिया मगध का, क्योंकि मगध उस समय का शक्तिशाली महाजनपद था। तो हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। इसने पहले गिरिव्रज एवं बाद में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। गिरिव्रज मतलब वही हुआ, आज की जो राजगीर है वही, उसी को पहले गिरिव्रज कहा जाता था। कौशल राज की पुत्री कौशला देवी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना एवं मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह कर बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत की। वैवाहिक संबंध, चूँकि देखिए उस समय राजाओं के लिए यह एक साधन था कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने शक्ति को और मजबूत बनाया जाए, है ना। इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति को मजबूत बना लिया था बिंबिसार ने। जीवक उसके राज्य का प्रख्यात वैद्य और महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार था। जीवक कुमार बच्चों, ये पाली में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ये जीवक उसके काल का, मतलब बिंबिसार के समय का प्रख्यात वैद्य, मतलब डॉक्टर थे, और ये वास्तुकार थे। मतलब वास्तुकार का मतलब होता है आज का इंजीनियर, मकान को बनाने वाला। उसके बाद अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना। माने किसकी हत्या किया? बिंबिसार की। राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण है। फूट डालकर इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में उसने रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। यह आता है रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किसने किया युद्ध में? अजातशत्रु, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल इस युद्ध में मारा गया। यह भी प्रश्न आता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। उसके बाद उदाइन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। उसने, महत्वपूर्ण लाइन है, उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन, जिसको कहते हैं गंडक, नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं राजगृह से राजधानी परिवर्तित की। मतलब राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र लाने वाला कौन था? उदाइन था। और ये पूछा जा सकता है कि किन किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है? तो गंगा, सोन और पुनपुन। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। ठीक उसी प्रकार उदाइन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, कर सिंहासन प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। अब देखिए शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक नाग दशक को पदच्युत कर शिशुनाग नामक अमात्य, मतलब मंत्री ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसके पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। इसमें कालाशोक ही एक शासक था जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण था। नहीं तो शिशुनाग वंश बहुत छोटा था, इसका कोई विशेष इतिहास प्राप्त नहीं होता है। और इसके बाद नंद वंश चलाता है। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक घनंद के समय ही 325 ईस्वी पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात यहाँ अव्यवस्था फैल गई एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना से कैसे हुई
मौर्य साम्राज्य के इतिहास को शुरू करेंगे और उसके बाद गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और लिखिए, जो महत्वपूर्ण है उसको लिखिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर जहां आपको समझ में नहीं आए। अपनी बातों को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं, ताकि हम उसमें जहां तक होगा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।